जिसकी बॉडी 1 तारीख को ग्रीन वैली के एक कमरे में मिलती है और वो कमरा पूरी तरीके से खाली रहता है, अंदर से बंद रहता है। आखिर वहाँ उसकी बॉडी पहुँची कैसे, जबकि वो तो वहाँ रहता भी नहीं था। वो रहता था स्मृति नगर के किसी एक घर में जहाँ किराए पे रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। 3 साल पुराना मामला हो गया, अब जाके कोर्ट ने आदेशित किया है कि FIR कीजिए। उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था और पुलिस ने इस पर जांच क्यों नहीं की? और डॉक्टरों की टीम ने ये पाया कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये स्पष्ट नहीं है। मतलब ये चीज़ें जैसी बताई जा रही हैं वैसी नहीं है। कहाँ कहाँ पर चोट आने का जिक्र था उसमें? उसमें सिर में चोट आने का है। सिर की वो 4 बाई 3 सेंटीमीटर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में लिखा हुआ है कि वो हड्डी टूटी हुई है। उस हड्डी के टूटने से उसकी मौत हुई है। हम नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति विशेष को इसमें दंडित किया जाए, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से आरोपित किया जाए। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसके साथ हुआ क्या था, और यदि उसकी मृत्यु सामान्य नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसकी जांच एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता। और उस कमरे में सिर्फ आपका बेटा अकेले उस वक्त जब ताला खोला गया तो वो था? हाँ, ताला अंदर से बंद था, लेकिन ताले की व्यवस्था इस प्रकार से थी कि उसमें ताला लगा हुआ था, वो ग्रिल था। उसको घटना अंजाम देने के बाद कोई शख्स बाहर से ताला भी लगा सकता था। अच्छा, ऐसा ताला? ऐसा ताला था। मतलब नया साल न्यू ईयर का समय आने को है और अधिकतर हम खबरों के माध्यम से आपको जानकारी देते आए हैं किस प्रकार से न्यू ईयर के समय कई सारी घटनाएं होती है, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, चाहे वो हादसा हो, चाहे नशे में कोई अपराध हो, चाहे किसी की हत्या हो। तमाम चीज़ें इस न्यू ईयर के समय में खबरें निकल कर सामने आती है। लोग अपनी दुश्मनी का बदला निकालने के लिए भी इस समय को चुनते हैं, अधिकतर देखा जाता है। आज जिस केस का मैं जिक्र करने वाला हूँ उस केस को इस न्यू ईयर यानी 1 जनवरी 2025 को 3 साल पूरे हो जाएंगे। ये मामला 1 जनवरी 2022 का है, जब राजनांदगांव का रहने वाला एक शख्स, एक युवक अनुराग साहू, जो शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र था, आखिरी सेमेस्टर में इंजीनियरिंग का छात्र था, जिसकी बॉडी 1 तारीख को ग्रीन वैली के एक कमरे में मिलती है और वो कमरा पूरी तरीके से खाली रहता है, अंदर से बंद रहता है। आखिर वहाँ उसकी बॉडी पहुँची कैसे, जबकि वो तो वहाँ रहता भी नहीं था। वो रहता था स्मृति नगर के किसी एक घर में जहाँ किराए पे रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। और जिसके घर में उसका शव मिला, उसका कहना है कि वो उस रात को घर पे ही नहीं था, न्यू ईयर का समय था, रायपुर गया हुआ था। अब ये मामला गोल घूमते 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 3 साल बीतने को आ गए। परिवार वालों ने इस बात की जानकारी के लिए कि आखिर मामला हुआ कैसे, क्या हुआ, क्या मेरे बेटे ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई है, बस यही जानकारी लेने पूरा परिवार 3 साल तक दरबदर भटकता रहा। सारे अधिकारियों के पास, SP, IG, कलेक्टर के साथ राज्यपाल, तमाम जगहों पर घूमता रहा। गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई, इस मामले को लेकर SIT भी गठित हुई, मगर हाथ कुछ नहीं आया। अब जाके इस मामले पर कोर्ट ने जो है वो आदेशित किया है कि इस मामले पर FIR करके इसकी फिर से जांच की जाए। अनुराग साहू के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश के बाद अब क्या कुछ चीज़ें आगे हो सकती है या इनको क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, 1 जनवरी 2022 को जब अनुराग का शव ग्रीन वैली के घर में होना बताया गया, उस समय तक आपको क्या जानकारी थी, क्या कुछ आखिर ऐसा हुआ कैसे, आप तक क्या जानकारी पहुंची है? मुझे ये बताया गया कि वो दुर्गेश कोरोनिक से चाबी लेके उस कमरे में रुका हुआ था। वो दुर्गेश का कमरा था? हाँ, वो दुर्गेश कोरोनिक का कमरा था, वो उसका क्लासमेट था, तो वहाँ को रुका हुआ था। दूसरे दिन लगभग 1 बजे करीब मुझे सूचना हुई। मैं राजनांदगांव ज़िले में छुरिया ब्लॉक में रहता हूँ। वहाँ से मुझे आते 4 बज गया था। 4 बजे मैं जब पहुँचा तो बताया गया कि बॉडी जो है अस्पताल में ले जाई गई है और वहाँ पे डॉक्टरों ने बर्थ डेथ घोषित कर दिया था। शुरुआत से अगर स्टार्ट करें तो अनुराग आखिरी बार घर कब आया था, परिवार वालों से कब मिला था, उसके बाद कैसे फिर वापस यहाँ आया? वो संभवतः 31 तारीख को ही गांव से आया था, अपनी मम्मी चाची को लेके आया था और अपनी मम्मी को उसके मामा जी जो उर्ला में रहते हैं उनके घर छोड़ के वो अपने रूम जा रहा हूँ करके वहाँ निकल गया था। उसके बाद सीधे उसकी मौत की सूचना मिली थी दूसरे दिन रात को। हमसे कुछ उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो सूचना किसने दी थी कि ऐसी ऐसी घटनाएँ हो गई है? मेरा छोटा बेटा जो सीरीज यहाँ पे रह के रिसाली में रहता था, नीट की तैयारियाँ कर रहा था, उसको आभा चौधरी ने फ़ोन करके बताया था कि अनुराग दरवाजे का खोल नहीं रहा है तो आ जाओ करके। आभा चौधरी भी क्लासमेट थी? आभा चौधरी भी क्लासमेट थी। तो जब आप लोगों को पता चला कि अनुराग की बॉडी को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, तो जब अस्पताल के लिए अनुराग की बॉडी को वहां से निकाला गया कमरे से, तो क्या वहां पुलिस के कोई शख्स मौजूद थे
या आप लोग के परिवार में से, आप जैसे बता रहे छोटा बेटा रिसाली में था, वो उनके आंखों के सामने चीज़ें हुई हैं या किसी के आने से पहले ही उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया था? नहीं, छोटे बेटे के सामने ताला तोड़ के ले गए हैं उसको। अच्छा, छोटा बेटा वहाँ हाँ, मौजूद था। छोटा बेटा मौजूद था उस समय। तो मतलब ये चीज़ की पुष्टि है कि ताला अंदर से बंद था और उस कमरे में सिर्फ आपका बेटा अकेले उस वक्त जब ताला खोला गया तो वो था? हाँ, ताला अंदर से बंद था, लेकिन ताले की व्यवस्था इस प्रकार से थी कि उसमें ताला लगा हुआ था, वो ग्रिल था। उसको घटना अंजाम देने के बाद कोई शख्स बाहर से ताला भी लगा सकता था। अच्छा, ऐसा ताला? ऐसा ताला था। मतलब ग्रिल के अंदर हाथ डाल के ताला लगा ताला, था? हाँ, उसको ताला तोड़ने वाले ने हाथ डाल के ही खोला था, इसलिए घटना को अंजाम देने वाला भी घटना को अंजाम देने के बाद ताला लगा के आराम से जा सकता आराम से है। जा सकता था। जी। तो इस मामले में क्योंकि 3 साल पुराना मामला हो गया, अब जाके कोर्ट ने आदेशित किया है कि एफआईआर कीजिए। उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था और पुलिस ने इस पर जांच क्यों नहीं की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों चीज़ें डॉक्टर ने लिखा था और पुलिस को स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से जांच करने कहा गया था, लेकिन पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। हमने एसपी साहब से, गृह मंत्री जी से, सबसे इस बारे में निवेदन किया था, लेकिन उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अंततः मैं पहले हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट तो गया तो उन्होंने कहा कि आप दुर्ग कोर्ट में जाइए, अब 156(3) के तहत आप परिवार दाखिल कीजिए करके। तो वहाँ पे माननीय श्वेता पटेल न्यायाधीश महोदय से एफआईआर करके पुनः ठीक से जांच करने को निर्देश दिया गया है। जैसे कि आप बता रहे, जब तीनों चीज़ लिखी हुई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, इसका मतलब है कि हादसा भी हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट, जी, सुसाइड जी, और हत्या, जी, ये तीनों चीज़ें संभवतः बताई गई थी। तीनों में से कुछ है? जी। कहाँ पर चोट आने का जिक्र था उसमें? उसमें सिर में चोट आने का है। सिर की वो 4x3 सेंटीमीटर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में लिखा हुआ है कि वो हड्डी टूटी हुई है। उस हड्डी के टूटने से उसकी मौत हुई है। और रही बात हादसे की, तो चूंकि वो पाँचवीं मंजिल में उसका शव मिला है, वो कार में था, तो हादसा होने को गुंजाइश ही नहीं है। उस कमरे में ना फर्नीचर है, ना पंखा है, तो हादसा किस चीज़ से हो सकता है? तो जो रुख है वो अधिकतर हत्या की तरफ ही रुख कर रही है। निश्चित। पुलिस ने क्या कहकर ये फाइल बंद कर दी, या पुलिस का आखिरी जवाब क्या था जब ये सारे मामले चल रहा था 2022 से लेकर? कब तक ये मामला चला है और कब आखिरी पुलिस ने बताया कि क्या हुआ होगा? पुलिस ने औपचारिक रूप से हमको जांच बंद करने का वो नहीं दिया है। सिर्फ ये है कि उनका हमने कोर्ट में जब लगाया तो उनके तरफ से जो प्रतिवेदन आया उसमें उन्होंने ये कहा है कि संज्ञेय अपराध का घटना नहीं पाया गया है, इसलिए हमने एफआईआर नहीं किया है। नहीं किया। जी, ठीक है। तो अभी आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो कोर्ट है उन्होंने आदेशित किया है पुलिस को कि इस मामले की एफआईआर की जाए, क्योंकि अब तक इस मामले की एफआईआर नहीं हुई थी। जैसा कि सर ने भी बताया कि संज्ञेय अपराध नहीं पाए जाने के कारण पुलिस ने अपराध दर्ज नहीं किया था, एफआईआर नहीं किया था, मगर अब कोर्ट ने आदेशित कर दिया तो इस मामले में एफआईआर भी होगी। 3 साल पुराने इस मामले को फिर से कुरेदा जाएगा और जो शख्स जिन्होंने गवाही दी थी वो गवाही उनसे फिर से ली जाएगी और तमाम चीज़ें फिर से जाँच की जाएगी कि आखिर हकीकत में हुआ क्या था। क्या सही में अनुराग साहू उन्होंने खुदकुशी की थी और वो कमरे में अकेला था? अगर खुदकुशी करनी ही थी और कमरे में अकेला रहना ही था तो स्मृति नगर के अपने खुद के कमरे में जा सकता था। दोस्त के कमरे में चाबी मांगकर जाने का मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है, माजरा कहाँ फंस रहा है, ये कहानी समझ नहीं आ रही। अब आगे इस मामले में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, देखने वाली बात रहेगी। बन रही है भिलाई टाइम्स के साथ। हम आपको वकील से भी बात करके बताएंगे कि जो राजकुमारी तिवारी सर है, जो इनकी तरफ के इनके पक्ष के वकील हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। उनके द्वारा जो परिवाद दाखिल किया गया था उसके आधार पर ही कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश किया है। इस मामले में प्रथम दिनांक से ही मृतक के पिता वीरेंद्र साहू जी लगातार वो प्रयासरत थे, सारे तथ्य इकट्ठे कर रहे थे और उन्होंने लगातार बहुत सारी शिकायतें की। पहले थाने में की, फिर पुलिस के उच्च अधिकारियों को लगातार, जनप्रतिनिधियों को उन्होंने शिकायतें की, तथ्यों के साथ की कि जो फोटोग्राफ्स हैं वो नेचुरल डेथ को नहीं इंगित करते हैं, कई सारी चोटें हैं और कई सारे तथ्य उन्होंने अपने प्रयास से भी कलेक्ट किए थे। जैसे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कलेक्ट नहीं की गई, मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं किए गए, वो सारी चीज़ों के लिए वो लगातार देते रहे, दस्तावेज के रूप में देते रहे, शिकायतों को लगातार करते रहे और इसी में काफ़ी हम इंतज़ार करते रहे कि कोई तो सकारात्मक परिणाम आएगा। परंतु जब वो नहीं हुआ तो फिर हमने हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की कि इस संबंध में अपराध दायर किया जाए और फिर माननीय उच्च न्यायालय ने जब देखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रॉपर नहीं थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ये नॉर्मल डेथ हो सकती है। फिर जब हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने चीज़ें आई तो उन्होंने एक डॉक्टरों की टीम गठित की। अब चूंकि ये था कि बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो फिर माननीय उच्च न्यायालय ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो हुई थी अनुराग की, उसका एनालाइज करने के लिए डॉक्टरों की टीम गठित की। उस पर मेडिकल बोर्ड बना और डॉक्टरों की टीम ने ये पाया कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये स्पष्ट नहीं है।
मतलब ये चीज़ें जैसी बताई जा रही वैसी नहीं है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने, चूँकि प्रावधान है 156(3) CRPC के तहत कि लोअर कोर्ट से डायरेक्शन हो सकता है, तो उन्होंने हमें ये लिबर्टी दी कि आप 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निम्न न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर प्रथम सुनना रिपोर्ट के लिए आवेदन करें, जिस पर हमने यहाँ पे याचिका प्रस्तुत की सभी दस्तावेजों के साथ। फिर माननीय निम्न न्यायालय ने माननीय श्वेता पटेल मैडम हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उन्होंने पुलिस से जांच रिपोर्ट मंगाई कि भाई हुआ क्या है इस केस में, अभी तक क्यों नहीं हुआ है। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट दी। उसके बाद जब हमने सिर्फ एक चीज़ कही न्यायालय से, हम नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति विशेष को इसमें दंडित किया जाए, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से आरोपित किया जाए। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसके साथ हुआ क्या था, और यदि उसकी मृत्यु सामान्य नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसकी जांच एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस चाहिए होंगे, जैसे नार्को टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग हो गया, ये सब चीज़ें होंगी, वो तो कोई दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता। तो इसको जब तक कोई एजेंसी नहीं रहेगी वो जांच नहीं हो सकती और वास्तविकता सामने नहीं आ सकती। और कोई भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं कर सकती जबकि अपराध दर्ज न हो। तो इसलिए हमने न्यायालय से निवेदन किया था कि प्रथम सुनना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया जाए, जिसपे सारी परिस्थितियों को गौर पे करते हुए माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती श्वेता पटेल ने यह ऑर्डर किया कि 156(3) के तहत अपराध दर्ज किया जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए।